अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम लोग आसानी से मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। हमने बेटे कल मोटिवेशन की हमारी करीबन-करीबन वो एक लास्ट थ्योरी थी रिलेवेंट टू द रीइंफोर्समेंट एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, वो हमने कल कंप्लीट की। अब उसमें कुछ एक एक छोटा-सा उसमें टॉपिक है टैक्टिक्स के नाम से, ज़रा उसको भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। टैक्टिक्स में भी जितने पॉइंट आप पढ़ेंगे तकरीबन वो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, जस्ट उसके ऊपर एक नज़र दौड़ानी है, वो इंशाल्लाह देख लेते हैं। और प्लस मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने कल आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि बेटे अब चूँकि रिज़ल्ट भी आ चुका और मामलात अब काफ़ी हद तक हम हैं, हमारे फ्यूचर से जो रेलेवेंट हैं वो क्लियर हो चुके, तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप देख के चीज़ों को अच्छे से उसको प्रॉपर्ली पूरी तवज्जो के साथ तैयार करना शुरू कर दें, ताकि किसी किस्म की बेटे कोई कमी ना रह जाए और ये बात तय हो जाए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस अटेम्प्ट में इस पेपर को क्वालीफाई कर लेंगे। तो बेटा पूरे चैप्टर में से सिर्फ अभी एक टैक्टिक्स मैंने आपको नहीं पढ़ाई, 4-6 लाइनें हैं वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक बेटा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव एक्सपोज़र और सिलेक्टिव रिटेंशन को ज़रा होल्ड कर लें। ये मेरा तरीक़ेकार हमेशा से क्लास में ये रहा है कि पहले मैं छठे चैप्टर में मौजूद जो परसेप्शन का टॉपिक है, पहले मैं वो पढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर बच्चों को इस कॉन्सेप्ट से ज़रा थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करवा देता हूँ। तो इन टॉपिक्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में से दोस्तों अगर कहीं से कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू, मसले-मसाइल तो प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिए ताकि मैं आंसर करूँ। अदरवाइज़ फिर हम अपनी जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसकी तरफ चलें। जी हमज़ा। हमज़ा बेटा आवाज़ नहीं आपकी आ रही। समथिंग सर। वालेकुम अस्सलाम। जो ये रीइंफोर्समेंट है हमज़ा बेटा आवाज़ नहीं आ रही आपकी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ना जो आपने कल पढ़ाई थी। जी। तो इसकी जो वर्डिंग है ये इसकी सर समझ नहीं आ रही अच्छा जी, जरा। कहाँ से समझ नहीं आ रही? तो ये कल जो बेटे मैंने ट्रिपल थ्री वैसे का वो कोशिश तो की थी कि वर्ड टू वर्ड इसको आपके कैसे सामने रीड करूँ। कहाँ से कैसे समझ नहीं आपने आ रही मेरे पढ़ाया बच्चे? भी था तो फिर भी समझ नहीं आई इसमें क्या है अच्छा, इसमें चलें कोई वर्डिंग मसला की। नहीं बेटा, कोई मसला नहीं। कहाँ से समझ नहीं आ रही? ये जो है इधर से किधर people से? generally do not like to belong and feel uncomfortable when their beliefs are challenged and therefore seek out। सर ये आपसे समझ नहीं आई क्या कह रहा है वो। बेटा देखिएगा, आपका, मेरा, हर पर्सन का किसी चीज़ के बारे में कोई व्यू होता है। यस सर। हमज़ा बेटा आवाज़ आ रही है आपको? यस सर आ रही है। हमारी ना एक थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे बच्चे जब मुझसे कोई सवाल करते हैं, मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो बेटे आपका प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ क्या होता है? सर आंसर देंगे। आप मैं आपको आंसर दूंगा बेटा, सही आंसर दूंगा, गलत आंसर दूंगा? राइट है। सही आंसर दूंगा। इस तरह से आंसर दूंगा कि बेटे आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। यस सर। अच्छा, अब बेटे जो आपकी अब प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ है, अगर मैं उसके बिल्कुल मुताबिक काम करता हूं, तो बेटे आप फील करेंगे कंफर्टेबल। यस सर। लेकिन बेटे जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ है, अगर मैं उसके मुताबिक नहीं चलता, मैं आपका आपकी थिंकिंग ये है कि जनाब टीचर को हमें आइडिया को मैक्सिमम एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं कहता हूं कि नहीं जी, मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डिटेल आप खुद एक्सप्लोर करें। तो बेटे आप अनकंफर्टेबल या डिस्कंफर्ट नहीं फील करेंगे बिकॉज मैं आपके प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ को चैलेंज कर रहा हूं। यस सर। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे बच्चे वो यही बात लिख रहा है कि जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ होता है, जो हम सोच रहे होते हैं, अगर तो चीजें उसके मुताबिक होती चली जाएं तो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर मेरे बच्चे चीजें उसके मुताबिक ना हो रही हों तो लोग डिस्कंफर्ट फील करते हैं। हमजा बेटा, जैसे हमजा आवाज आ रही है बेटे आपको? यस सर आ रही है।
हमजा बेटे जैसे अल्लाह ताला जल्द वो खुशी का मौका लेके आए और आपकी शादी का मामला हो, तो बेटे आप फैमिली में अनाउंस कर दें कि जी कोई लंबा चौड़ा हमने जिसे कहेंगे ढोल ढमक्का नहीं करना। मैं, मेरे वालिद साहब, वालिदा मोहतरमा, बहन भाई वगैरह हम 5, 7, 10 लोग जो हैं, वो हम जाएँगे बच्ची वालों के घर, मस्जिद में निकाह हो जाएगा, वहीं कुछ मिठाई वगैरह हम तक़सीम करेंगे, उस अल्लाह की बंदी को हम रुख़सत करा के घर ले आएँगे। अगले दिन एक मुनासिब वलीमा और वलीमे में भी हमने कोई देगे कोरमे बिरयानियाँ नहीं पकानी है, बस आप लोग कुछ लोग जो हैं, जो हमारे अहबाब हैं, नज़दीकी हैं, वो आ जाएँगे। हम मिठाई खाएँगे, साथ कुछ चाय वगैरह पिएँगे, उसके बाद आप अपने घर और हम अपने घर। बेटा क्या ये लोगों के प्री एक्जिस्टिंग बिलीफ से एग्री करता है कि कोलाइड करता है? एग्री करता हूँ। आपने बेटे ऐसी शादियाँ होते हुए कहाँ देखी हैं? सर अगर हम उनको पहले बता देंगे तो फिर वो उनके माइंड में होगा ना, प्री-एक्जिस्टिंग होगा, ये बेटा होगा। कोई अगर आएगा ही नहीं, नहीं। मेरे सही बच्चे है। ही अगर आना ही किसी ने वैसे नहीं है। वैसे उनके माइंड में यही होगा कि शादी धूम-धाम से होती है। हाँ जी, ये आप कह रहे हैं? बेटे हमारा प्री नहीं, धूम-धाम के अलावा बेटा एक और चीज़ देखिएगा, अगर मैं आपको सलामी में 5,000 दूँगा तो मेरी कोशिश क्या होगी, कम से कम कितना खाना खाऊँ? जी, साथ में दवाई खा लूँ। हाँ, 7,000 का तो कम से कम खा लूँ ना खाना, मैं भी खा लूँ, मेरे बच्चे भी खा लें। तो अगर बेटे इस लूट-मार का मुझे मौका आप नहीं देंगे, तो मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँगा कि डिस्कम्फर्ट? मैं डिस्कम्फर्ट फ़ील करूँगा कि यार इसको हमज़ा को सलामी यस सर। देने का फ़ायदा क्या है? इसने खिलाना-पिलाना तो कुछ है नहीं है। तो बेटा एग्ज़ैक्टली वो यही बात कर रहा है कि जहाँ पर चीज़ें आपके प्री एक्जिस्टिंग बिलीफ के मुताबिक होती हैं, लोग फ़ील करते हैं कम्फ़र्ट। जहाँ बेटे आप उनके प्री एक्जिस्टिंग बिलीफ के मुताबिक काम नहीं करते, तो लोग क्या फ़ील करते हैं? डिस्कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। इसको बेटे उसने एक टेक्निकल नाम नीचे दिया है, जिसको आप ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। अब कौन-सा लफ्ज़ मेरे बच्चे को मुश्किल लग रहा है, कौन-सी चीज़ टफ़ लग यस रही है, बता दो, मैं उसको पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस सर, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बस मैं पढ़ पक्की दूँगा, कोई बात है? मिस्टेक कोई। यस सर। चलो एक दफा ना दोबारा पढ़ लो, अभी मैं मतलब अभी क्वेश्चन आंसर ही चल रहे हैं, जल्दी से एक दफा दोबारा पढ़ लो, स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो बेटा हैंड रेज कर देना, ठीक है? सर इसके अलावा एक क्वेश्चन है मेरा, प्लीज प्लीज परसिस्टेंस से। प्लीज। फर्स्ट डेफिनेशन जो है ना, उसमें बोल रहा है कि मोटिवेशन इंक्लूड परसिस्टेंट डायमेंशन। उसके बाद कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट एम्प्लॉयी टू एक्सिबिट परसिस्टेंस एंड perseverance in putting forth continuous effort to achieve organizational goals। ये सेकंड टाइम की समझ नहीं है, हमजा बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है बेटा, बहुत आवाज क्रैक हो रही है, सर कुछ भी मुझे। परसिस्टेंस की सेकंड टाइम अच्छा एक्सप्लेन एक कर। मिनट एक मिनट एक मिनट। परसिस्टेंस की बेटे सेकंड लाइन कुछ इस तरह से है, मोटिवेशन इंक्लूड्स अ परसिस्टेंस डायमेंशन, organization expect employees to exhibit persistence and perseverance in putting forth continuous effort to achieve organizational goal। सिंपल सी बेटे बात इसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिमांड करती है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो बेटा किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करें। अगर आपने थोड़ा सा ये हमजा बेटा अगर आपने थोड़ा ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ी हो, तो इसके अंदर भी बेटा अगर हम बात करें तो हम ये बिहेवियर को कंटिन्यू करवाने की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हम कह रहे हैं जी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो ताकि अच्छा बिहेवियर कंटिन्यू रहे। तो एग्जैक्टली बेटा परसिस्टेंस में भी वो यही बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस की कोशिश क्या होती है कि उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो कंसिस्टेंसी का मुजाहरा करें। और फिर अगली बात वो क्या कह रहा है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ आम हालात में ना हो, अगर कंडीशंस या चीजें मुश्किल हो जाएं तो वहां भी वो परसिस्टेंट रहें। यानी ये ना हो कि आसान आसान काम आते जा रहे हैं तो वो बिल्कुल तरतीब से करते जा रहे हैं, जैसे ही कोई मुश्किल काम आया उनके हाथ पांव फूल गए। वो कहता है नहीं, इसे वो कहता है परसिवियरेंस, कि बेटे जहां कोई मुश्किल काम हो, जहां कोई डिफिकल्टी आ रही हो, वहां भी एम्प्लॉयज को क्या रहना चाहिए? परसिस्टेंस रहना चाहिए। क्योंकि जो चीज बेटे मुश्किल है वो आसान कब होगी? जब हम उसके लिए एक तसलसल के साथ ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करते रहेंगे।
बनती है कुछ बात? क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है, चलें ठीक हो गया बेटा। और कोई क्वेश्चन? नो सर। चले, ओके ओके। हाँ जी बेटा, और किसी ने हैंड रेज किया है हमजा के अलावा? ओके देन। फिर एक मुख्तसर सा बेटे टॉपिक है, जरा उसको मुकम्मल कर लेते हैं। और वो हमारे पास टॉपिक रीइंफोर्समेंट थ्योरी की टैक्टिक्स का है। बिल्कुल छोटी छोटी सी 4-6 लाइनें हैं, जरा पढ़ा दूं आप लोगों को। ये आपको बेटे नोट्स में पेज नंबर 154 पे मिल जाएगा। रीइंफोर्समेंट थ्योरी कैन बी एम्प्लॉयड बाय एडॉप्टिंग फॉलोइंग, ये बेटे वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, टैक्टिक्स। पेपर में अगर वो सवाल पूछेगा तो नेचुरल सी बेटे बात है, वो ये लव्स टैक्टिक्स के हवाले से ही सवाल पूछेगा। मैनेजर्स कैन टारगेट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर। बेटा सबसे पहली टैक्टिक क्या है कि जब आपने रीइंफोर्समेंट करनी है तो बेटा दोनों चीजों की करनी है। आपने पॉजिटिव बिहेवियर्स को बढ़ाना है और नेगेटिव को कम करना है। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा कि जी सिर्फ हम पॉजिटिव्स को एड्रेस करते रहें और बढ़ाते रहें, या सिर्फ नेगेटिव्स की तरफ तवज्जो दें और उन्हें कम करते रहें। वो कहता है जी दोनों चीजों के ऊपर ही आपने ध्यान और एहतियात करनी है। जैसा कि बेटे आप ऑर्गेनाइजेशंस में या इवन अगर आप कॉलेज में भी देखते हैं कि इवन सेम स्टूडेंट है, सेम स्टूडेंट, ठीक है, आशिर रमजान एक स्टूडेंट है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है तो मोहतरम अहमद जवार साहब जो हैं वो क्लास में उसकी तारीफ करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आशिर रमजान कोई लेक्चर बंक करता है तो उसके ऊपर उसे फाइन भी किया जाता है। हम ये नहीं कहते कि भाई चूंकि इसने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिए हैं तो अब ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। तो पहली बात बेटे क्या है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर्स दोनों को ही एड्रेस करना है। फोकसिंग ऑन रिवॉर्डिंग डिजायर्ड बिहेवियर, डेवलप पॉजिटिव। और ये बेटे लफ्ज जो हैबिट है ना, इसके नीचे निशान लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लव्स हैबिट के नीचे निशान लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हो क्या रहा है मेरे बच्चे इसमें कि जब हम एक चीज को बेटे बार 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 री इन्फोर्स करते हैं तो वो चीज उस बंदे की आदत बन जाती है। जैसे बेटे अगर आप गौर करें थोड़ा सा, जैसे ही आप मोटरवे पे एंटर होते हैं, जैसे ही आप मोटरवे पे एंटर होते हैं, आप फौरी तौर पर अच्छे बच्चे बन जाते हैं। यानी इमीडिएटली आप बेल्ट भी लगा लेते हैं, अपनी स्पीड लिमिट भी सेट कर लेते हैं, गाड़ी को भी आप सलीके तरीके से चलाते हैं। भाई रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि री इन्फोर्समेंट कर करके फाइन कर करके उन्होंने मोटरवे के ऊपर डिसिप्लिन्ड ड्राइविंग जो है इसे क्या कर दिया है, लोगों की हैबिट बना दी है। इसी तरह बेटे अगर आप किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में कहीं भी कुछ देखें या ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि चीजों को, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं बेटा जो टाइम पे आने को बहुत अप्रिशिएट करती हैं और लेट आने पे सख्त फाइन करती हैं। होता क्या है, इस एप्रिसिएशन और इस फाइन के कॉम्बिनेशन की वजह से टाइम पे आना लोगों की हैबिट बन जाता है। तो अगली बेटे वो चीज क्या कह रहा है, वो कहता है कि जी आप बिहेवियर्स के ऊपर इतने अच्छे से फोकस करें कि वो ओकेजनल बिहेवियर्स जो हैं वो लोगों की हैबिट बन जाए। ठीक हो गई बात? मेहनत करना लोगों की हैबिट बन जाएगा, एब्सेंट ना होना लोगों की हैबिट बन जाएगा, एक दूसरे की हेल्प करना लोगों की हैबिट बन जाएगा, एंड सो ऑन। इट फॉस्टर्स लेस रिसेंटमेंट देन फोकसिंग ऑन पनिशिंग नेगेटिव बिहेवियर्स। वो कहता है कि जी जब एक अच्छा काम करना, इन दो पॉइंट्स को बेटा मिला के पढ़ना है और समझना है। जब हम
पॉजिटिव बिहेवियर्स को इतना रीइंफोर्स करते हैं कि पॉजिटिव बिहेवियर्स लोगों की आदत बन जाते हैं। जैसे बेटे देखिए, एक ना बात समझिएगा, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। अगर आप लोग आज के दौर में जो हमारे केजी और नर्सरी स्कूल्स हैं, किंडरगार्टन्स वगैरह हैं, अगर आप वहां पर जाएं ना, तो उन्होंने वहां का माहौल इतना खूबसूरत बनाया हुआ होता है। बड़ी खूबसूरत प्यारी प्यारी सी कुर्सियां, मेज, दीवारों के ऊपर बड़ी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, टॉयज पड़े हुए हैं, और वहां पर ऐसा कोई लंबी चौड़ी रिस्ट्रिक्शन, मैं एक दो मर्तबा जब जाके देखा है तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो जो प्री नर्सरी और नर्सरी वगैरह के साल हैं, वो सिर्फ बच्चे को खेलने के लिए बुलाते हैं, उसकी ना हैबिट बनाने के लिए। वो जाता है बच्चा, एक नई जगह होती है, टीचर उसको प्यार करते हैं, वहां उसके दोस्त बनते हैं, सारा दिन वो खूब मजे करता है, खेलता है। बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उसके पॉजिटिव बिहेवियर्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं कि भाई जब तुम स्कूल आओगे तुम्हें खेलने का मौका मिलेगा, जब तुम स्कूल आओगे तुम्हें चॉकलेट्स मिलेंगी, जब तुम स्कूल आओगे तुम्हें दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। अब इससे होगा क्या? अब उस बच्चे को जब आप स्कूल जाने के लिए कहेंगे ना, तो वो कभी रोएगा नहीं, कभी परेशान नहीं होगा, बल्कि वो जिद करके स्कूल जाया करेगा। क्योंकि बेटे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से स्कूल जाना उस बच्चे की अब हैबिट बन चुकी है। अब ना ही वो स्कूल जाते वक्त जिद करेगा, बल्कि मैंने तो कुछ फैमिली में बच्चे ऐसे देखे हैं कि उनकी बेटे स्कूल में उनके दोस्त होते हैं, खिलौने हैं, खाना पीना है, वो जिद, ये खास तौर पे लॉकडाउन में वो जिद करते हैं कि जी हमने स्कूल जाना है, हमारे फ्रेंड्स हैं वहां पर और हमने खेलना है और दिस एंड दैट। तो इन दो पॉइंट्स को बेटे आपने मिल के समझना है कि अगर उस बच्चे को मैं थप्पड़ मार मार के, डंडे मार मार के, पनिश कर करके स्कूल लेके जाऊंगा, तो बेटा उसको स्कूल से नफरत हो जाएगी, मेरे से भी नफरत हो जाएगी, स्कूल से भी नफरत हो जाएगी। लेकिन वही बेटा अगर मैं उसके पॉजिटिव बिहेवियर्स को रिवॉर्ड करूंगा, इतना रिवॉर्ड करूंगा कि वो पॉजिटिव बिहेवियर, स्कूल जाना, टाइम पे स्कूल जाना उसकी बेटे हैबिट बन जाएगा, तो ना ही कोई रिसेंटमेंट, ना ही कोई नाराजगी, ना ही कोई गम, ना ही कोई परेशानी। तो इन दो लाइनों से बेटे आपको एक बहुत जेन्युइन बात समझ आनी चाहिए कि जो मोस्ट पावरफुल रीइंफोर्समेंट है, वो मेरे बच्चे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। हाईएस्ट जो पावर है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की है, ना ही वो पावर पनिशमेंट में है और ना ही वो पावर बेटा नेगेटिव में है। इसी तरह से सेट क्लियर एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल सिंपल सी बेटे बात है। पहली तो बात कि जो कुछ आप किसी से चाहते हैं, जो कुछ आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, अपने एम्प्लॉय से, अपने स्टूडेंट से, जिससे भी आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, एक तो उसको बिल्कुल क्लियर बताएं। इसके साथ बेटे एक ना पॉइंट लिख लीजिएगा, उसे हमने पढ़ा हुआ है, रोल क्लैरिटी। रोल क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर करके आप एम्प्लॉय को उसके राइट्स और लाइबिलिटीज एक्सप्लेन करें। बिल्कुल क्लियर करके आप एम्प्लॉय को उसके राइट्स और लाइबिलिटीज क्लियर करें, बिल्कुल क्लियर। और अगली बात बेटे वो क्या कह रहा है कि यार जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब आप एम्प्लॉय को कहें जी मुझे पहाड़ सर पे उठा के दिखाओ, नहीं ऐसा नहीं। एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर आपको स्मार्ट गोल्स में याद हो तो बेटे हमने पढ़ा था वहां पर कि गोल्स जो हैं वो डिफिकल्ट तो हों लेकिन ऐसे हों कि रियलिस्टिक भी हों, उन्हें रियल टाइम रियल लाइफ में अचीव किया जा सकता हो। Limiting reward to extremely difficult tasks can lead to anger and helplessness. वो कहता है जी, ये जैसे देखिए बेटे कॉलेज में ना, मैं आपको एक चीज समझाऊं। अगर मैं ये कहूं कॉलेज में, अब एक सिचुएशन बनाने लगा हूं बेटा, ध्यान से जरा समझिएगा। अगर मैं क्लास में ये अनाउंस करूं कि बेटा जिस स्टूडेंट ने 95% मार्क्स लिए, हम उसे 10%
डिस्काउंट देंगे, ठीक है, फी में ना 10% डिस्काउंट देंगे। अब अपनी तरफ से तो बेटे हमने रिवॉर्ड दिया है, लेकिन ये रिवॉर्ड की नेचर वो कह रहा है किस तरह की है, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। लोग इस रिवॉर्ड के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे, एवरेज लोग इस रिवॉर्ड के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे। लोग कहेंगे यार 95% मार्क्स कहाँ आते हैं, ये कॉलेज वाले हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा यही बेटा अगर मैं ऐसे करूं, गौर कीजिएगा, अगर मैं ऐसे करूं कि भाई जिसके 95% नंबर आए उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे, 90 से लेके 95 तक जिसके नंबर आए 10% डिस्काउंट, जिसके 80 से लेके 90 तक नंबर आए उसे 7% डिस्काउंट, जिसके 70 से लेके 80 तक नंबर आए उसे 5% डिस्काउंट, और जिसके जो है फॉर एग्जांपल 50 से 60 तक मार्क्स आए उसे 3। अब गौर करें, हमने रिवॉर्ड की रेंज जो है उसको एक्सपेंड कर दिया है। अब रिवॉर्ड सिंपली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पे नहीं है, बल्कि अगर आप थोड़ी एफर्ट करेंगे थोड़ा रिवॉर्ड मिल जाएगा, उससे ज्यादा एफर्ट करेंगे रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा इससे क्या होगा, आपके अंदर एक लगन पैदा होगी कि अच्छा यार चलो ऐसा करते हैं, 10% वाला नहीं लिया जाता, ये 3% वाले के लिए तो कोशिश करें। जब आप 3% वाले के लिए कोशिश करेंगे और वो रिवॉर्ड ले लेंगे तो आपकी बेटे सेल्फ एफिकेसी हाई हो जाएगी। अगली मर्तबा फिर आप 5% वाले के लिए कोशिश करेंगे, उससे अगली मर्तबा 7% वाले के लिए, उससे अगली मर्तबा फिर बेटा आप 10% वाले के लिए कोशिश करेंगे। तो वो कहता है कि रिवॉर्ड्स जो हैं, बजाय इसके कि उसको इंतहाई मुश्किल सेट कर दिया जाए, आप क्या बनाएं, उसके गोल्स बनाएं। ठीक है, आप उसके गोल्स बनाइए ताकि लोग हिम्मत तो करें। ऐसा ना हो कि आप इतना मुश्किल गोल बना दें कि कोई उसको अचीव करने के बारे में सोचे ही ना। वो कहता है इस तरह नहीं होगा, इससे एंगर क्रिएट होगी और लोग खुद को हेल्पनेस लेसनेस की जो कैफियत है उसमें पाएंगे। आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स थ्रू अडॉप्टिंग अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच, ये बेटे एग्जैक्टली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। ये जो पॉइंट अभी मैंने पढ़ा है एग्जैक्टली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर जो आपका जो विक्टर वी रूम वाला बेटे कॉन्सेप्ट है वो यहां पर निकलता है। वो कहता है जी लोगों के साथ आप पार्टिसिपेट करें, लोगों के साथ आप बात करें और पता लगाएं कि यार किस रिवॉर्ड को लेके उनकी एक्सपेक्टेंसी हाई है और किस रिवॉर्ड को लेके उनका वैलेंस हाई है। ठीक है, आप लोगों से जब बेटा पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों से जब बात करेंगे, लोगों से डिस्कशन करेंगे, तो यू वुड फील लाइक कि कौन सा बंदा किस रिवॉर्ड को ज्यादा वैल्यू देता है। क्योंकि विक्टर वी रूम ने बेटा हमें यही समझाया है कि भाई जिस रिवॉर्ड के लिए एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस जितना हाई होगा, एम्प्लॉय उसी रिवॉर्ड के लिए उतनी ज्यादा एफर्ट करेगा। इसके लिए इसके साथ लिख भी लीजिएगा कि ये वाला पॉइंट जो है ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से रिलेट करता है। उसके बाद म्यूचुअली एग्रीइंग विद द एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, ये भी बेटा पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर वाले पॉइंट से मिलता जुलता है। एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड मेरा बच्चा कौन सा रिवॉर्ड है, जिस रिवॉर्ड का बैलेंस, जिसकी एक्सपेक्टेंसी एम्प्लॉय की नजर में। देखें यहां एक बड़ी खूबसूरत लाइन मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं। मैनेजमेंट के अंदर बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल द थिंग्स आर गुड बट ऑल द थिंग्स आर नॉट एप्रोप्रिएट। प्रमोशन भी अच्छी है, इंक्रीमेंट इन सैलरी भी अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी है, ठीक है, और आप कहें अचीवमेंट भी अच्छी है, सारे रिवॉर्ड्स ही अच्छे हैं, ऑल द रिवॉर्ड्स आर गुड। लेकिन बेटा हर रिवॉर्ड हर बंदे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं कार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं तो हमजा प्रमोशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो सर अब्दुल कयूम साहब जो हैं वो माइट बी इंक्रीमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक हो क्या? सो डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के लिए एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह से एनकरेज डिजायरेबल बिहेवियर्स
जैसे कि टीम वर्क है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, इसको बेटे एनकरेज करें। और एनकरेज हम कैसे करेंगे? रिवॉर्ड्स दे के, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दे के, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दे के, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स दे के, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स दे के, एंड सो ऑन। टर्न डिजायरेबल बिहेवियर इनटू स्ट्रॉन्ग वर्क हैबिट्स। ये बेटा एग्जैक्टली ये सेकंड पॉइंट से रिलेट होता है, लेकिन इजाफा उसने क्या किया है, वो कहता है कि ये हैबिट एक रात में नहीं बन जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं आज रीइंफोर्स करूं, कल रीइंफोर्स करूं, परसों रीइंफोर्स करूं, रीइंफोर्स करता चला जाऊं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो क्या बन जाएंगी? लोगों की हैबिट बन जाएंगी ओवर द टाइम। यानी ये शॉर्ट रन में इतने असर नहीं दिखाएगा, बल्कि इसका इफेक्ट ज्यादा हमें लॉन्ग रन में नजर आएगा। टारगेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर इन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। ये देखें बेटा, एप्रोप्रिएट ऑर्डर। अब रिक्वेस्ट मेरी बेटा आप लोगों से ये है, रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, जरा थोड़ा सा इस चीज के ऊपर गौर करें कि पहले हमने क्या करना है। पहले हमने नेगेटिव्स को खत्म करना है या पहले हमने पॉजिटिव्स इंट्रोड्यूस करने हैं? तरतीब क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा गौर करें। जैसे देखें ना, मैं मिसाल आपको इस तरह से समझाता हूं कि खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ताला रहम फरमाए, किसी को चोट लग जाती है। अब बेटा उसको जैसे ही चोट लगी है तो उसके जख्म के ऊपर मट्टी भी पड़ी हुई है, कोई जिसे कहें कि जर्म्स भी लगे हुए हैं और गड़बड़ है। तो अगर हम उस खुदा ना ख्वास्ता उस गंदे मट्टी से जरासीम से भरे हुए जख्म के ऊपर ही दवाई लगा दें, तो दवाई उतनी तरह अच्छी तरह असर नहीं करेगी। तरतीब क्या है कि भाई पहले उस जख्म की सफाई कीजिए अच्छी तरह से, उस पे से उसको अच्छी तरह से साफ सुथरे पानी से उसको धोएं, उसको डिटॉल या किसी भी चीज से उसको अच्छी तरह से साफ करें, उसको बिल्कुल क्लीन करें, अच्छे से क्लीन करें। फिर उसके ऊपर दवाई लगाएंगे तो दवाई के असरात जो हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे। तरतीब बेटे क्या होती है? हम सबसे पहले जो नेगेटिव स्टिमुलाइज हैं हम उनको रिमूव करते हैं। आप जब पहले दिन क्लास में एंटर होते हैं तो आप देखिएगा कि रूम को बड़े अच्छे से मैनेज किया होता है। एयर कंडीशन चल रहे होते हैं, एयर फ्रेशनर कमरे में छिड़का हुआ होता है, कुर्सियां साफ सुथरी करके तरतीब से लगाई हुई होती हैं, व्हाइट बोर्ड साफ होता है, कमरे में सफाई हुई हुई होती है। टीचर जो है वो माशाल्लाह अच्छा सा तैयार होके कपड़े शपड़े मुनासिब पहन के, तो अपना मार्कर और सारा साजो सामान लेके बिल्कुल टाइम पे, अगर वो टीचर आशिर रमजान नहीं है, क्योंकि मुझे तो कभी तौफीक ही नहीं हुई वक्त पे आने की, तो जो अच्छे असातिज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, मुहतरम असातिज़ा की, तो बेटा वो बिल्कुल टाइम पे वहां आएगा और आपको अच्छे से वेलकम करेगा। ये इसका मतलब बेटे क्या हुआ? 2 मिनट के लिए गौर करें, अगर क्लासरूम में मट्टी भरी हुई हो, एयर कंडीशन सही चल ना रहे हो, टीचर मौजूद ना हो, तो आप लोग नेगेटिव फील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि सारी जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करते हैं। जब नेगेटिविटी खत्म हो जाती है तो फिर बेटा हम पॉजिटिविटी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मामलात जो हैं वो बेहतर होते हैं। बहुत बेटा बहुत जेन्युइन एग्जाम्पल इसकी मैं अपने बच्चों को इस तरह से देता हूं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो, अगर उस उम्र मुबारक का आप मेजर पोर्शन देखें, जो पहले 40 साल हैं उम्र तैयब के, वो आका ने नेगेटिविटीज दूर करने में लगाए हैं। लोगों को जहनी तौर पर इस्लाम के लिए हजरत जी ने तैयार किया है। पहले पहले 40 सालों में कैसे तैयार किया है? अच्छे इखलाक से, अच्छे रवैयों से, अच्छे मामलात करके। जब फिर लोग उन पे यकीन करना शुरू हो गए, उनके साथ मोहब्बत बनना शुरू हो गई, इवन इतना यकीन कि दुश्मन कहें कि नहीं यार जो मर्जी हो जाए, ये साहिब मोहतरम जो हैं ये अमीन भी हैं और ये सादिक भी हैं। और लेटर ऑन बेटा फिर उनका वो जो इखलाक हसना था, उनके जो अच्छे मामलात थे, अगले 23 सालों में जो उन्होंने तबलीग इस्लाम की और लोगों को जो अल्लाह का दर्स दिया, उसमें बेटे बड़ी उन्हें आसानी हो गई। तो हम, वो कहता है जी एप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो एप्रोप्रिएट ऑर्डर बेटे क्या है कि हमने पहले नेगेटिविटीज को खत्म करना है
और उसके बाद हमने, एक्चुअली ये पैरेलल ही चल रही होती हैं, लेकिन पहले पहले हम नेगेटिविटीज खत्म करते जाते हैं और साथ साथ हम पॉजिटिविटीज जो है वो इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं। एक किसान जो फसल उगाता है वो भी बेटे क्या करता है, पहले जमीन में से सारी जड़ी बूटियां निकालता है, इधर उधर की हर चीज को दूर करता है, जमीन को अच्छी तरह से पानी लगाता है, जमीन के अंदर प्रॉपर जिसे कहें कि खाद वगैरह, और पूरी फसल जमीन तैयार करके तमाम नेगेटिविटीज को रिमूव करके तो उसके बाद फिर बेटे वो उसके अंदर बीज डालता है ताकि फल निकले। तो आप यूं समझ लें कि बीज जो है वो पॉजिटिव स्टिमुलाई है और जो फल निकल रहा है वो डिजायर्ड बिहेवियर है। तो पहले हमने क्या करना है, ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव negativities and later on we will introduce some positive things into the situation and scenario. So these are few of the tactics जो उन्होंने recommend की है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में बेटा हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसके ऊपर ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी बेस करती है। फिर उसके बाद हमने रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन पढ़ी है। फिर बेटे हमने रीइंफोर्समेंट की टाइप्स पढ़ी हैं, मेनली मैंने 3 आपके साथ डिस्कस की हैं, जिसमें बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल रीइंफोर्समेंट, नंबर 2 पनिशमेंट और नंबर 3 एक्सटिंक्शन है। रीइंफोर्समेंट की फिर आगे 2 शक्लें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पनिशमेंट की भी आगे 2 शक्लें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे लानी है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और नेगेटिव कैसे लानी है, एंड सो ऑन। और फाइनली बेटे मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट टैक्टिक्स, कि कौन कौन सी तदबीरें, कौन कौन सी टैक्टिक्स जो है वो हमने यूज करनी है, जिनके जरिए से हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक होगी सर बात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारा मोटिवेशन वाला बेटा जो चैप्टर है उसका स्टडी वर्क या कोर्स वर्क कंप्लीट होता है। 3 मिनट के लिए 12:57 हो रहे हैं, 3 मिनट के लिए बेटा मैं साइलेंस इख्तियार करूंगा। आपने थोड़ी सी तकलीफ है, क्या करनी है, एक तो ये जो 5-6 पॉइंट पढ़ाए हैं इनको जरा, मेरे बच्चे आप मेरे सामने मौजूद नहीं हैं, इस तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट पे हैं, तो प्लीज थोड़ी सी अब जिम्मेदारी महसूस कीजिएगा, वक्त जाया ना कीजिएगा। इन 3 मिनटों के अंदर बेटा एक तो आप जल्दी से थोड़ा ये टैक्टिक्स को पढ़ लें, प्लस जो हमारा पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है इसमें बेटा पेज स्वैपिंग एक दफा जरा कर लीजिए। कोई टॉपिक, कोई चीज, कोई बात मुझसे मिस हो गई हो, या आप चाह रहे हो कि मैं उसको थोड़ा सा जरा री एक्सप्लेन कर दूं, तो वो देख लीजिए। 3 से 4 मिनट के बाद हम फिर दोबारा इसको शुरू करते हैं, आई कैप के जो क्वेश्चंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, और फिर बेटे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक और चैप्टर जो है वो बीएमबीएस में कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट साइलेंस फॉर 3 to 4 मिनट्स, इन द मीन टाइम वक्त ना जाया कीजिएगा, क्विकली जरा इसको गो थ्रू कर लीजिए।
जी बेटा, उम्मीद है कि कुछ नजर दौड़ा ली होगी, देख लिया होगा। मेरे बच्चे कोई कंफ्यूजन, कोई मसले मसाइल तो प्लीज, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसले मसाइल हो तो प्लीज फरमाइएगा। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलें, तो फिर थोड़ा सा जरा आप लोगों की परमिशन से आई कैप ने जो बेटे इस पे सवालात पूछे हैं, जरा उन सवालात की बात कर लेते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप लोगों को याद हो शुरू में जो हमने इसका बड़े मामला देखा था, उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग जो है वो इस चैप्टर में से मौजूद थी। तो जरा देखते हैं कि क्या क्या सवालात जो हैं वो आई कैप ने पूछे हैं और क्या तरीकाकार रहा है उसका सवालात के हवाले से। पहला क्वेश्चन बेटे आपका स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पेज नंबर 139 पे बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। स्क्रीन पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे स्प्रिंग 2015 का, और उसका ए पार्ट है डिफाइन द टर्म मोटिवेशन। 2 मार्क्स का एक सादा सा उसने सवाल मोटिवेशन का पूछा है। फिर उसके बाद बेटे अगर आप मजीद थोड़ा सा मूव करें तो कुछ सवालात जो हैं वो उसने मैस्लो की थ्योरी को लेके पूछे हैं। पेज नंबर 142 पे अगर आप देखें तो पहला एक सवाल उसने, ये देखिएगा सवाल करने का तरीका जरा उसका देखिएगा। Although Maslow's theory of hierarchy of need has wide acceptance among psychologists who study human motivations, the theory has certain limitations. ठीक हो गया? Which should be kept in perspective while considering the motivational factor in business environment. Briefly describe, ठीक है, briefly डिस्क्राइब। इन लफ्जों के ऊपर बेटा बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि यही लफ्ज थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि कितनी डिटेल जो है वो एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है। वो क्या वर्ड यूज कर रहा है? एनलिस्ट करने को कह रहा है, नेम करने को कह रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब करने को कह रहा है, एक्सप्लेन करने को कह रहा है। क्या चीज वो कह रहा है? आपने एग्जामिनर की जो रिक्वायरमेंट है उसको यहां से पिक करना है। तो ब्रीफली डिस्क्राइब लिमिटेशंस ऑफ मैस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। ठीक हो गया? सवाल में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। ये बेटे ये वाला पोर्शन एग्जैक्ट ऐसे ही छाप देना था, एग्जैक्ट ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग ऊपर दे देनी थी। बल्कि हेडिंग ना भी दें तो गुजारा हो जाता है। सबसे ऊपर आपने क्वेश्चन का नंबर लिखना था, साथ उसका पार्ट लिखना था प्रोमिनेंटली, ताकि जो एग्जामिनर है वो आसानी से ट्रेस कर सके क्वेश्चन को। और फिर पहली लाइन आपने लिखनी थी, हायरार्की ऑफ नीड आइडिया हैज सिग्निफिकेंट वीकनेसेस एंड लिमिटेशंस, हैज फॉलोइंग लिमिटेशंस एंड वीकनेसेस, और नीचे बेटे बुलेट्स की सूरत में इसी तरह सारी बात बयान कर देनी थी। कोई इसमें मसले मसाइल कुछ नहीं थे। 7 नंबर का एक बड़ा जबरदस्त सवाल था। इसी तरह से बेटे ऑटम 2019 में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक हो गया, उसका फर्स्ट पार्ट है, अहद हसन CFO हैज वास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल मैटर्स। अब ये जैसे जैसे बेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपने भी इस हाईलाइट की प्रैक्टिस करनी है, और पेपर में पहले 15 मिनट में आपने ये हाईलाइट ही करनी है। फर्स्ट 15 मिनट्स में चीजों को आप जितने अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे बेटा, लेटर आर में ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग द पेपर आपके लिए कन्वीनियंस उतनी ज्यादा हो जाएगी। Ahad Hassan, CFO, has vast knowledge and experience of operational and financial matters of the organization. However, he believes that his opinion are not being given
ड्यू कंसिडरेशन बाय द सीईओ। गौर कीजिएगा, कुछ एस्टीम के मामलात यहां गड़बड़ नजर आ रहे हैं। मैं इशारा हल्का सा देता जाऊंगा, अटेम्प्ट आपने करना है। उसको ऐसा लग रहा है कि यार जब मैं ओपिनियन देता हूं तो लोग मेरी ओपिनियन को उतनी वैल्यू नहीं करते। जोया शाह has recently joined a firm of accountants. She is concerned about continuing her employment with the firm as she believes that her supervisor has assigned an unrealistic deadline for the फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक हो गया बेटा? जैसे उसको फील हो रहा है कि यार असाइनमेंट मेरी पहली है और इस पहली असाइनमेंट के लिए जो बेटा आप उसका जो बॉस है उसने उसको जरा कोई मुश्किल सा काम दिया है और उस मुश्किल काम के लिए डेडलाइन जो है वो उसने सही एडजस्ट नहीं की। तो बेटा देखिएगा यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जोया फिल वक्त इसकी नौकरी खतरे में है, जोया शाह की। तो ये सिक्योरिटी के कंसर्न से दो चार है। जैसे ही आप पढ़ेंगे ना कोई क्लू आपको ऐसा जरूर देगा। फातिमा फवाद मैनेजिंग डायरेक्टर, बेटा गौर कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अपर मोस्ट लेवल पे पहुंच गई है, सक्सेसफुली रन कर रही है, लीड कर रही है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। अगर आप बेटा थोड़ा सा इस लाइन के ऊपर गौर करें, इसकी सिक्योरिटी नीड्स पूरी हैं क्योंकि भाई खुद सी एमडी है, इसकी सोशल नीड्स जबरदस्त होंगी। एमडी साहिबा जहां जहां से गुजरती होंगी लोग खड़े हो के सलाम करते होंगे। अब कहानी क्या है, और इसने बड़े सक्सेसफुली इसने रन किया है। शी हैज ऑलवेज वांटेड टू डू सोशल वर्क। ठीक है, ये देखिएगा बेटा जब आप मेहनत कर लेते हैं ना, अच्छे से काम कर लेते हैं, एक सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो बेटा देखिएगा जितने भी ट्रूली सक्सेसफुल लोग हैं वो फिर अपनी एज के खास हिस्से में जब वो अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं और समझते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो फिर बेटा वो कुछ कहते हैं कि यार अब मुआशरे के लिए कुछ किया जाए, वो जो हमने कमाया है वो लोगों में, जिसको बेटा हम सदका खैरात तकसीम या कोई फिलैंथ्रोपिक वर्क, कोई रफाए अम्मा का काम जो है वो करने का सोचते हैं फॉर द कॉज ऑफ अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज। हाउएवर बिजी स्केड्यूल डज नॉट अलाउ हर टू परस्यू द कॉज। थोड़ा सा उसको मुश्किल क्यों हो रही है कि भाई एमडी है, मसरूफ है सोशल के लिए सम टाइम। तो अगर बेटा आप गौर करें तो यहां पर ये मोहतरमा जो है फातिमा, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे है। ठीक है, अब ये एक ऐसे लेवल पे खड़ी हैं कि जैसे बेटा आप गौर कीजिए, इन्होंने जो सक्सेस कमा ली है, क्या इस सक्सेस से कभी इनका दिल भरेगा? कभी मैस्लो के मुताबिक ये सक्सेस की नीड पूरी होगी? नहीं। इनकी ख्वाहिश क्या होगी कि इनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और ज्यादा। इसी तरह बेटा जो ये सोशल वर्क करना चाहती हैं, रफाई कामों से भी बेटे कभी दिल नहीं भरता। बंदे का दिल करता है अच्छा अरे एक आदमी का भला किया है तो मैं दो का भला और कर दूं, तीन का भला और कर दूं, एंड सो ऑन। तो अगर हम देखें तो आहद हसन जो हैं उनकी प्रियोरिटी नीड एस्टीम, जोया शाह की प्रियोरिटी नीड जो है वो सिक्योरिटी सेफ्टी, और मेरे बच्चे फातिमा फवाद जो हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? इन केस ऑफ द अबव केसेस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। ना सिर्फ बेटा उस नीड को पहचानना है बल्कि उस डोमिनेंट नीड को मैस्लो के मुताबिक थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। यानी आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बताएंगे कि जी आद हसन जो है उनकी डोमिनेंट नीड का नाम, और बेटा नाम वो लिखना है जो मैस्लो ने यूज किया है, और फिर उस नीड को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से जोया शाह की नीड क्या है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और फिर ये मोहतरमा जो फातिमा फवाद हैं इनकी नीड क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे बेटा वो पूछता है ऑल्सो सजेस्ट हाउ ईच ऑफ दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड। अगर आप बेटा गौर करें ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन नोट्स के अंदर मैंने कोशिश की है उसको बड़ा निखार के अलहदा से जरा उसको लिख दूं। हर नीड के नीचे बेटा अगर आप देखेंगे ना, हर नीड के नीचे तो आपको नजर आएगा कि ये वाली नीड किस तरह से मीट होगी या ये वाली नीड कैसे सेटिस्फाई होगी। ठीक है, हर नीड के नीचे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे अगर आप बेटा गौर करें, दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड मेनली बाय मनी, कैन बी सेटिस्फाइड बाय
ठीक है। इसी तरह से अगर आप गौर करें तो कैन बी मेट बाय, इसी तरह से बेटे अगर आप गौर करें तो कैन बी मेट बाय, इसी तरह से बेटे अगर आप मजीद इसको नीचे चलें तो ये देखिएगा, ये नीड कभी भी फुली सेटिस्फाई नहीं होगी। तो 3 बातें बेटे हमने करनी है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि भाई डोमिनेंट नीड कौन सी है, हमने उस नीड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और फाइनली बेटे हमने उस नीड को फुलफिल करने के तरीके। अच्छा, एक चीज बेटा और समझा दूं, आई कैप के जब आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो वहां आपको एक चीज नजर आएगी, आई कैप हेडिंग्स को अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि आप वहां पर क्या करें, सबसे पहले ऊपर आप एक हेडिंग दें, फॉर एग्जांपल जोया शाह की, उसके नीचे फिर एक सब हेडिंग दें डोमिनेंट नीड, और नीचे डोमिनेंट नीड लिखें, फिर अगली आप हेडिंग दें हाउ टू सेटिस्फाई दीज या इसकी एक्सप्लेनेशन। इतनी ज्यादा हेडिंग्स को आई कैप अप्रिशिएट नहीं करता। आप बुलेट्स बनाएं, आप पॉइंट्स बनाएं, आप नंबरिंग करके लिखें, वो ज्यादा अप्रिशिएट होता है। तो बड़ा बेटा सिंपल सा सवाल था, सिर्फ थोड़ा सा ना बच्चे सवाल को देख के इस अटेम्प्ट में जरा घबरा गए थे। हालांकि चीजें सारी उन्होंने पढ़ी हुई थी, नीड को आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है, और उसको सेटिस्फाई करने के तरीके जो हैं वो सजेस्ट करने हैं। अगला उतना ही सिंपल था, हमने लिमिटेशंस बतानी थी मैस्लो हायरार्की नीड की। 9 नंबर का एक बड़ा आसान लेकिन कंप्रिहेंसिव सा सवाल जो है वो इसके अंदर मौजूद था। इसी तरह से बेटे अगर आप पेज नंबर 143 पे देखें, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हाइजीन मोटिवेशन प्रोपाउंडेड बाय हेर्जबर्ग। ठीक हो गया। ये मेरा बच्चा पुराने सवालात हैं, पुराने। अगर आप अटेम्प्ट के ऊपर गौर करें ना, ये अटेम्प्ट है 2014 की पहली अटेम्प्ट। जी शम्स बेटा क्या सवाल था? सर जो फातिमा फवाद है उसकी सिर्फ सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है या सोशल नीड भी होगी? फातिमा फवाद वो जो एमडी है मोहतरमा? यस सर। नहीं बेटे, उसकी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी। एक और चीज बेटा शम्स बेटा क्लियर कर दूं आपको, सोशल वर्क कुछ और चीज है और सोशल नीड कुछ और चीज है, इनको मिक्स ना कर देना। यस सर, वो आप अपने कंफ्यूज हो रहा दोस्तों के साथ बैठ के जो चाय वाय पीते हो, गपशप लगाते हो, वो भी कहाँ ग्रुप होगा? सोशल नीड में। है। ठीक है। और ओके किसी बड़े बंदे के साथ, किसी जिसे कहें अमीर आदमी के साथ जो ताल्लुकात बनाते हो कि चलो यार कल को इससे कोई फायदा मिलेगा, वो भी कहाँ ग्रुप होगा? सोशल नीड में। ठीक है, तो यस सर। सोशल वर्क और सोशल नीड को मिक्सअप नहीं कर देना। ओके सर। डन हो गया? जी सर। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा मेरा बच्चा, तो समझा मैं क्या रहा था कि ये बेटा पुरानी पहली अटेम्प्ट का सवाल था, बिल्कुल ऑटम 14 आपकी पहली अटेम्प्ट है, स्टडी स्ट्रीम जब आपकी चेंज हुई थी, तो उस वक्त बेटा ये इस तरह के सवाल पूछता था, पूरी पूरी थ्योरी पूछ ली। अब ये इस तरह की हरकतें नहीं करता। ठीक हो गया। देखिएगा जरा, स्प्रिंग 2017 में देखिए, समद इज करंटली एम्प्लॉयड एज मार्केटिंग मैनेजर इन हामिद लिमिटेड, marketing manager in Hamid Limited, a leading juice manufacturing and marketing company, and is satisfied in his present position. मुतमईन है, लेकिन गौर करें बेटा मोटिवेटेड नहीं है। उसने यहां लफ्ज क्या यूज किया है कि ठीक है यार सेटिस्फाई है, मोटिवेटेड नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एमोलुमेंट्स, जो उसको एजाजात मिले हुए हैं, वर्क एनवायरमेंट, रिलेशनशिप विद कोलीग्स, चीजें ओके हैं। समद हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय सिग्मा कंसल्टेंट्स। ये बेटे सिग्मा वाले हैं क्या? फर्म ऑफ हेड हंटर्स। ये खास तरह की बेटे कंपनीज होती हैं जो एम्प्लॉयज को ढूंढती हैं, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को ढूंढती हैं। ठीक है, होता क्या है, मिसाल देता हूं आपको। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी जो है, इसने पाकिस्तान में एक ऑफिस बनाना है। अब एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है, हो सकता है बेटा उसको यहाँ के काम करने के तरीकेकार के बारे में, लोगों के मिजाज के बारे में या चीजों के बारे में इतना पता ना हो। तो वो क्या करेगा, वो कोई हेड हंटर कंपनी ढूंढेगा,
और हेड हंटर कंपनी को ना एक पूरी लिस्ट बना के दे देगा कि भाई मुझे इस तरह के इतने इतने एम्प्लॉयज चाहिए। और ये जो हेड हंटर फर्म्स होती हैं फिर वो एम्प्लॉयज ढूंढती हैं, उनके इंटरव्यू करती हैं और एक्चुअली ये एम्प्लॉयज को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा वाले जो हैं वो भी हेड हंटर हैं। उन्होंने देखा यार समद जो है एक अच्छा बंदा है, इसको राब्ता किया और इसको एडवाइस क्या किया उन्होंने कि भाई एक और कंपनी है जिस उसका नाम है कुंट्स फूड लिमिटेड, KFL। KFL is a renowned multinational company engaged in the manufacture of wide range of food products and is in the advanced stages of implementing manufacturing facilities in Pakistan. रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट को गौर करें। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। आइडेंटिफाई करना है, नाम लिखने हैं और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है एनी 5 और गौर करें बेटा मोटिवेटर फैक्टर्स लिखने हैं। मोटिवेटर फैक्टर्स, हाइजीन्स नहीं लिखने, मोटिवेटर फैक्टर्स लिखने हैं। लेकिन कौन से मोटिवेटर फैक्टर? जो समद साहब के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। एक छोटी सी बेटे मिसाल आपको देता हूं। समद को नई चीजें लर्न करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, नई चीजें। रोल नंबर 670 बेटे अपना वीडियो प्लीज ऑफ कर दीजिएगा, डिस्टरबेंस हो रही है। थैंक यू। तो बेटे मोटिवेशन जो है वो मोटिवेटर फैक्टर्स कि भाई देखें, अगर आप सेटिस्फेक्शन की बात करें ना तो सेटिस्फेक्शन तो बेटा समद को उसकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी मिल रही है। एम्यूलमेंट सही मिल रहे हैं, काम करने का माहौल सही है, उसके जो कलीग्स हैं वो भी अच्छे हैं। लेकिन बेटा हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो ग्रो करे, हर बंदे की ख्वाहिश होती है वो अचीवमेंट्स करे, हर बंदे की ख्वाहिश होती है वो अपने करियर में एडवांसमेंट करे, हर बंदे की ख्वाहिश होती है वो लर्निंग करे। तो वो कहता है कि भाई 5 मोटिवेटर्स लिखने हैं जो हिट करेंगे समद को कि वो अपनी करंट जॉब छोड़ के जो कुंट फूड वाले हैं वहां पर नई जॉब के लिए अप्लाई करे और वहां पर ज्वाइन करने का सोचे। ठीक हो गया, सिंपल सा सवाल था। लेकिन बेटा 10 नंबर की इसकी वेटेज थी। तो आपने 5 मोटिवेटर्स जो हैं, न सिर्फ उन मोटिवेटर्स के नाम लिखने हैं बल्कि आपने ये भी बताना है कि ये वाला मोटिवेटर समद के साथ किस तरह से रिलेट करता है। स्प्रिंग 2019 का एक बड़ा प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट है। MS खतीजा इज कंसर्न दैट सबॉर्डिनेट्स, बेटा लफ्ज को ना अंडरलाइन कर लें, यही लफ्ज जान था क्वेश्चन की। डिससेटिस्फाइड विद देयर वर्क, एम्प्लॉइज जो हैं वो काम से डिससेटिस्फाइड हैं डिस्पाइट कांस्टेंट एफर्ट्स। अब खतीजा साहिबा ना कांस्टेंट एफर्ट्स कर रही हैं, किसके लिए? भाई लोगों को एम्पावर कर रही हैं। रूटीन डिसीजंस में खतीजा साहिबा बिल्कुल इंटरफियर नहीं करती, वो कहती हैं भाई रूटीन डिसीजन है आप खुद करें, फील एम्पावर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है। उनके काम को रिकग्नाइज भी करती हैं, रिकग्निशन ऑफ गुड परफॉर्मेंस भी कर रही हैं। उनको एम्पल ग्रोथ की, एम्पल से मुराद वसी अच्छी खासी बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। टर्नओवर इन हर डिपार्टमेंट इज स्टिल हाई। अच्छा बेटा जल्दी से एक बात समझा दूं, ये लफ्ज टर्नओवर जो है ना इसके साथ एक छोटा सा लफ्ज लिख लें, इसे कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। आप लोग माशाल्लाह मुंशी तबीयत लोग हैं, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। जैसे ही आप टर्नओवर लफ्ज पढ़ते हैं आपकी जेबों में फौरी तौर पर एक हलचल मचना शुरू हो जाती है कि जी ये टर्नओवर कोई सेल है या रेवेन्यू है या पैसे हैं। और जब आप पढ़ते हैं कि टर्नओवर हाई है आप तो फौरन खुश हो जाते हैं। HR में या मैनेजमेंट में बेटे टर्नओवर या एम्प्लॉय टर्नओवर से मुराद होती है कि लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। जैसे आप लोग इन्वेंट्री टर्नओवर नहीं कहते, इन्वेंट्री टर्नओवर जितना हाई है इसका मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी आपकी इन्वेंट्री जो है वो सेल में कन्वर्ट होके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है। तो यहां भी देखें एग्जैक्टली वही काम हो रहा है कि एम्प्लॉय जो हैं वो जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं। और ये काम बेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक होता है।
एक एम्प्लॉय को आपने इंटरव्यू किया, ढूँढा, उसको ट्रेनिंग दी, उसको सिखाया, उसकी गलतियाँ बर्दाश्त की। अब जब एम्प्लॉयी से फ़ायदा उठाने का टाइम आया है, वो नौकरी छोड़ के चला गया है। तो एम्प्लॉयी टर्नओवर बेटा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा बुरा समझा जाता है। अब अगर आप बेटा गौर करें ना खतीजा साहिबा से गलती क्या हो रही है टू फैक्टर थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो मोटिवेटर्स तो पूरे कर रही हैं, एम्प्लॉइज को एम्पावर कर रही हैं, एम्प्लॉइज को रिकग्नाइज कर रही हैं, एम्प्लॉइज को ग्रोथ का मौका, लेकिन बेटा एम्प्लॉइज की जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे सैलरी है, जैसे वर्किंग एनवायरनमेंट है, जैसे अच्छी मैनेजमेंट है, जैसे अच्छा एनवायरनमेंट वर्किंग के हवाले से, वो नहीं वो दे रही। यानी खतीजा साहिबा जो हैं वो मोटिवेटर्स तो दे रही हैं, लेकिन बेटे हाइजीन नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं कर रही। सवाल पढ़ते हैं, इन द लाइट ऑफ हेड्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इवेल्युएट MS Khatija's effort for eliminating job dissatisfaction with work among her subordinates also suggest probable approach MS Khatija should take। तो बेटे आप सजेस्ट क्या करेंगे? पहली तो बात बेटा आप ये बताएंगे कि जी उन्हें करना क्या चाहिए, ठीक है? क्या किस चीज की कमी हो रही है? कमी ये हो रही है कि जो खतीजा साहिबा हैं वो हाइजीन नीड्स पूरी नहीं कर रही, और अब आप सजेस्ट क्या करेंगे कि खतीजा साहिबा डिफरेंट हाइजीन नीड्स जो हैं, जैसे बेटे सैलरी है, प्रमोशन है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन है, इन चीजों के ऊपर तवज्जो दें। ठीक है, बड़ा अच्छा एक 4 मार्क्स का खूबसूरत सा सवाल जो है वो बनाया था। इसी तरह से बेटे अगर आप ज़हमत कीजिए और तशरीफ लाइए पेज नंबर 145 के ऊपर, पेज नंबर 145 पे। अब ये टाइम हमारे पास ज़रा थोड़ा रह गया, एक्चुअली आज क्लास ही हमारी लेट शुरू हुई। कल मेरा बच्चा यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 145 से ऑनवर्ड हम चलेंगे और कल कोशिश करेंगे कि हमारा इरादा तो मेरा यही था कि आज मैं इस चैप्टर को मुकम्मल कर देता। कल फ्राइडे है, 11:30 बजे हमारी क्लास शुरू होगी। तो कल फिर इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करते हैं, और अगर टाइम बच गया तो फिर नए टॉपिक को थोड़ा-सा छेड़-छाड़ करेंगे। उसके बाद फिर मेरा ख़्याल है इंशाल्लाह इन द मीन टाइम कॉलेज से भी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि लीव्स का क्या स्केड्यूल है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम देख लेंगे कि इसको नेक्स्ट किस तरह से मूव करना है। पेपर बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो इन द मीन टाइम ग्रुप में मैं अवेलेबल रहूँगा, तो इसको हम ज़रा अच्छे से मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। ठीक सर, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।